हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। ये हमारे पिछले वाले टॉपिक का ही एक पार्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें कि हमने पढ़ा था किसी भी सॉलिड को जो हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है किसी भी सॉलिड के द्वारा उसे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? ये हीट एनर्जी, ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड की जाती है किसी भी लिक्विड के द्वारा उसको गैसेस स्टेट में चेंज होने के लिए। मतलब अगर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो वहां पर जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड की जाएगी वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर हमें उस लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज करना है और उस लिक्विड के द्वारा अब जो एनर्जी ली जाएगी गैसेस स्टेट में चेंज होने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। इसमें वही है कि एक किलोग्राम अगर हमें लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसेस में, अगर 1 किलोग्राम लिक्विड को हमें गैसेस में कन्वर्ट करना है तो जो हीट एनर्जी उसके द्वारा रिक्वायर्ड की जाएगी एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, उस हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The process in which a gas on cooling turns into a liquid at a specific temperature is called condensation। जो एक प्रोसेस है, जैसे कि अगर हम गैस को हम जब कूल करते हैं तो जितना ज़्यादा हम उसको लोएस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कब आएगी? जबकि हम उसको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, लोएस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तब जाके कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी। अब इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। पहले हम क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में आए, उसके द्वारा जो हीट एनर्जी रिक्वायर की जा रही थी उसको हमने क्या नाम दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें कि अगर हम लिक्विड से किसी भी गैसेस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस को चेंज कर रहे हैं तो जो एनर्जी उसके द्वारा रिक्वायर्ड की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हमें गैसेस से दोबारा से लिक्विड में आना है तो हमें क्या करना होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस अपनानी होगी। कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को, जैसे कि गैसेस है, गैसेस को हमें लिक्विड में चेंज करना है, गैसेस को हम जितना ज़्यादा कूल करेंगे उतना ज़्यादा उसके पार्टिकल्स जो और ज़्यादा करीब आते जाएंगे, और जितने ज़्यादा वो करीब होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस without changing into a liquid state और vice versa is called sublimation। क्या होता है, अगर हम किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होके ना कन्वर्ट होके डायरेक्टली वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। और अगर हम इसी का वाइस वर्सा करें, मतलब इसका उल्टा करें कि अगर कोई भी गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं लिक्विड में तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली किसी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। वो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। डायरेक्टली अगर कोई सॉलिड है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसी डायरेक्टली गैस में, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है लिक्विड में तो सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस है उस जगह। द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जिस टेम्परेचर पे जो किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, देन वो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, कूल करके उसको जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा उस सब्सटेंस का। When a solid melts, its temperature remains the same because heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. It is considered that it gets hidden into the context of the beaker and is known as latent heat। अब ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट वो छिपी हुई हीट होती है जो कि किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को दी जाती है
किस में कन्वर्ट होने के लिए, उसकी स्टेट को बदलने के लिए। मतलब अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में चला जाएगा, अगर वो लिक्विड है वो गैसेज में चला जाएगा। जो भी हीट एनर्जी उसके द्वारा यूज़ की गई, छिपी हुई हीट थी, उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब जैसे कि हम किसी भी सॉलिड को ले लेते हैं, जैसे कि आइस है, आइस क्यूब ले लीजिए आप, जमा हुआ आइस क्यूब देखा होगा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि वो एक तरह का सॉलिड है। अब जब हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो हीट एनर्जी जो लगेगी वो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में लग जाएगी। इसलिए जब वो मेल्ट हो जाएगा, जब हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड को हीट एनर्जी नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो हीट एनर्जी जो थी, जो भी हमने उसको प्रोवाइड करी, वो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने में लग गई। इस वजह से वो जो हमारा लिक्विड है वो गर्म नहीं हो पाया, और उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है, मतलब भाप जो होती है, तो वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम वाटर वेपर को देखें और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम वाटर को देखें, तो दोनों के कंपैरिजन में जो वाटर वेपर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है क्योंकि वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूवमेंट करते हैं। इस वजह से उनकी जो उनका मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं अगर हम उसको वाटर से कंपेयर करें तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, और लेटेंट हीट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और हमने इसमें ये भी सीखा कि वाटर वेपर और वाटर दोनों को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो कौन ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।